हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। शुरू करेंगे अपनी वोकैब की क्लास को। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ईपीएफओ का पेपर, एओ ईओ का, या फिर एसएससी के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, इवन आप डिफेंस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी हम जानते हैं कि वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी एग्जाम्स में जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है। तो और इससे भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, सॉल्व करते रहें, जिससे आपको नया नया पैटर्न भी पता चलता रहे और साथ में किस किस तरीके के वर्ड एग्जाम में पूछे गए इसके बारे में भी आप अच्छे से अवेयर रहें। तो शुरू करेंगे आज की क्लास को। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास से ही सीडीएस पेपर फर्स्ट 2025 में जो पूछा गया था उसको सॉल्व कर रहे थे, तो शुरू करेंगे क्लास को। इससे पहले हमने S1 S2 S3 टाइप वाले जो क्वेश्चन थे उन्हें हमने सॉल्व किया था। आज हम बात करने वाले हैं सेम ही पैटर्न में। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है, डायरेक्शन गिवन है। इन द फॉलोइंग आइटम अ पेयर ऑफ स्टेटमेंट S1 एंड S2 इज गिवन, the most appropriate and relevant correlationship of the second statement to the first from the among option A, B, C, D and mark your response on the answer sheet accordingly। कहा गया है आपको स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड गिवन है और आपको दोनों को पढ़ के रिलेशनशिप बताना है फर्स्ट और सेकंड के बीच में कैसा है, स्पेशली सेकंड का रिलेशनशिप फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से कैसा रिलेशनशिप है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ऑप्शन मार्क करने हैं। क्या सेकंड जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड को कंट्राडिक्ट कर रहा है, या सेकंड जो है वो फर्स्ट वाले को कंट्रास्ट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पर मतलब बेसिकली आपको S1 और S2 का रिलेशनशिप बताना है कि S2 S1 रिलेशन स्टेटमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है द स्नोई एल्बर्ट्रोज इज अमंग द लार्जेस्ट बर्ड दैट फ्लाइंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर हमें एल्बर्ट्रोज जो बर्ड है उसका साइज बताया जा रहा है जो कि आसमान में उड़ सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज द वाइडेस्ट विंग स्पैन अमंग ऑल बर्ड्स विद द लेंथ रीच अप टू 12 फीट। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में ये जो बर्ड है एल्बेट्रोस, इसके बारे में, इसके साइज के बारे में बताया गया है कि कैसा इसका साइज है। सेकंड वाले में भी आप देखेंगे वाइड स्पैन अमंग ऑल बर्ड्स द लेंथ, यहाँ पर भी आप देखेंगे इसकी साइज और साथ में इसके हाइट के बारे में बताया जा रहा है कि कितनी हाइट तक की इसकी लेंथ होती है, कितनी लेंथ को ये कवर कर सकता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ही सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं सेकंड वाला स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको कह रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ही बात को ही कर रहे हैं, बस कहने का तरीका यहाँ बदला हुआ है। सेकंड वाला है कंट्रास्ट, कंट्रास्ट भी नहीं होगा। क्यों? कंट्रास्ट तब होता है जब हम डिफरेंस यहाँ अंतर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ डिफरेंस नहीं है। कंफर्म कर रहा है, कंफर्म भी नहीं माना जाएगा। कंफर्म तब किया जाता है जब यहाँ कोई वेरिफिकेशन दिया जा रहा हो या फिर कोई प्रूफ दिया जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि क्या है कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है वो कंफर्म कर रहा है। तो कंफर्म भी नहीं है। रीइंफोर्स, तो यस रीइंफोर्स किया जा सकता है। रीइंफोर्स का मतलब और प्रबल बनाना, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट था उसको और स्ट्रांगली सपोर्ट देने के लिए सेकंड वाला स्टेटमेंट आया। पहले वाले स्टेटमेंट में आप देखेंगे यहाँ पे इसके इम्प्रेसिव साइज के बारे में बताया गया है कि लार्जेस्ट बर्ड कहा जाता है इसको। इसके अलावा ये क्या है जो आसमान में उड़ सकता है उसमें सबसे लार्जेस्ट बर्ड इसको माना जाता है। सेकंड वाले में द वाइड स्पेन अमंग ऑल द बर्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रोवाइड किया है, स्पेसिफिक रिमार्क दिया गया है, जो भी बातें बोली गई हैं S1 के स्टेटमेंट में यहाँ पे नॉर्मल बता दिया गया है कि सबसे बड़ा है। सेकंड में उसका रीजन बताया जा रहा है कि क्यों बड़ा है, उसको इन्होंने यहाँ पे वेरीफाई करके बोल सकते हैं कि उसी के सपोर्ट में इन्होंने क्या है रीजन दे दिया कि क्यों उसको बड़ा कहा जाता है, तो इसी का रीजन बताने का काम किया है इस वाले में। तो आप देखेंगे इस केस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कंट्राडिक्ट तो नहीं हो रहा है, ये आप समझ पा रहे हैं कि दोनों अपोज नहीं कर रहे, और कंट्रास्ट भी नहीं है क्योंकि डिफरेंस के फॉर्म में भी नहीं बताया गया है। कंफर्म हम मान लेते, लेकिन कंफर्म के लिए हमारे पास ना वेरिफिकेशन है ना तो कोई प्रूफ दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, पर ये कोई अगर किसी रिसर्च का या कुछ वहाँ से रेफरेंस दे के बात कही जाती है तो उसे प्रूफ या वेरिफिकेशन माना जाता। तो आपके पास ऑप्शन डी बचता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया कि किस तरीके से आपको रिलेशनशिप बताना है स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड के बीच में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है कि S1 S2 स्टेटमेंट आपको गिवन है और S2 स्टेटमेंट का रिलेशनशिप बताना है आपको S1 से। तो फर्स्ट में आप देखेंगे गिवन है आ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज अ हाइपोथेसिस। बताया जा रहा है कि कोई साइंटिफिक थ्योरी है तो उसको अगर हम पहले प्रपोज करते हैं फर्स्ट तो वो हाइपोथेसिस के फॉर्म में करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी एंड इज प्रूवन, और उसके बाद फिर क्या किया जाता है, बताया जा रहा है इंक्वायरी की जाती है फिर उसको प्रूव किया जाता है एंड इट बिकेम थीसिस, और फिर ये क्या बन जाता है, एक थीसिस बन के सामने आ जाता है, या बोल सकते हैं एक लॉ बन के सामने आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो बताया गया है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टेड है, ये बोलने की कोशिश की गई है। सेकंड वाले में बताया जा रहा है, अब देखेंगे जो सेकंड वाला है वो S1 का ही एक्सटेंशन है, उसके आगे का प्रोसेस बताने का काम किया जा रहा है सेकंड वाले में, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है प्रूव्स द फर्स्ट, तो प्रूव नहीं कर रहा बल्कि इसी फर्स्ट वाली चीज का आगे का प्रोसेस बता रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमें क्या जा रहा है, हाइपोथेसिस है, नहीं हाइपोथेसिस द फर्स्ट जी नहीं, ये भी नहीं है, हाइपोथेसिस भी नहीं है। देखिए नॉर्मली अगर हम देखें ना कोई भी थीसिस या लॉ जब बनती है, थीसिस तो अलग हो गया, कोई भी साइंटिफिक थ्योरी या लॉ बनती है तो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे वहां पर हम इंक्वायरी की जाती है या बोल सकते हैं टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद फिर उसको उसके सपोर्ट में एविडेंस दिया जाता है, सपोर्टिंग एविडेंस, एंड आफ्टर दैट अगर आपने दे दिया एविडेंस और वो सेटिस्फाइंग है तो उसके बाद फिर उसको क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी माना जाता है। थीसिस नहीं, थीसिस के लिए एक अलग ही वो रहता है, तो फिर जाके ये थ्योरी बनता है या फिर लॉ बनता है, ठीक है। तो ये बेसिक वो होता है प्रोसेस, आप देखेंगे तो एक तरीके से प्रोसेस बताने की ही काम की जा रही है। सी वाले ऑप्शन में चैलेंज द बर्डन ऑफ प्रूफ, नहीं ये भी नहीं है, चैलेंज नहीं कर रहा कि बर्डन जो आ जाता है वो आपके ऊपर, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सटेंड द फर्स्ट, तो यस ये एक्सटेंड कर रहा है फर्स्ट को, जो फर्स्ट बात बोली गई है उसी को आगे और ज़्यादा खोल के या बोल सकते हैं उसके आगे के प्रोसेस को और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है कि किस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड गिवन है और साथ में आपसे सेकंड स्टेटमेंट का रिलेशनशिप पूछा जा रहा है कि कैसा रिलेशनशिप है S1 से। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन कह रहा है द मैन हंट फॉर द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर स्टेट। तो कहने का मतलब है कि पूरे राज्य के अंदर क्या है, जो क्रिमिनल्स हैं या बोल सकते हैं जो अपराधी हैं उनकी तलाश जारी है या उनको ढूंढा जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है देयर वाज डीप पब्लिक एंगर ट्रिगर्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द क्राइम। तो कहा जा रहा है कि इनॉर्मिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा अत्याचार, तो जो क्राइम थे उसकी वजह से जो लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे थे उसकी वजह से क्या है, लोगों के अंदर एक डीप एंगर है जो ट्रिगर हुआ है इस वजह से। तो आप देखेंगे फर्स्ट वाले में आपको बताया जा रहा है कि एक्शन प्रेस्क्राइब किया जा रहा है कि क्या एक्शन हुआ है, तो मैन को हंट किया जा रहा है और उसके स्कोप बताए जा रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। सेकंड वाला स्टेटमेंट आप देखेंगे कि इसका रिलेशनशिप बताया जा रहा है, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉज एंड इफेक्ट बताया जा रहा है, तो ये जो है कॉज बन गया और उसका इफेक्ट यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताया जा रहा है, और जब कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताता है तो उस केस में हम उसको प्रीकर्सर बोलते हैं कि इस चीज की वजह से ये हुआ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इतने सारे क्राइम हुए, जो अत्याचार लोगों के ऊपर हुए जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा ट्रिगर हुआ और इसी वजह से क्या किया जा रहा है, अब उनको पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉज हो गया और ये इसका इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट जब बताया जाता है तो उसको हम प्रीकर्सर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रीकर्सर ऑफ द फर्स्ट। तो ये फर्स्ट का जो प्रीकर्सर है वो सेकंड वाला पॉइंट है, क्योंकि जो पब्लिक के पास डीप एंगर जो ट्रिगर हुआ इस अत्याचार की वजह से या क्राइम की वजह से, उसी वजह से क्या किया जा रहा है, S1 एक्शन को लिया जा रहा है, ठीक है। सेकंड बोला जा रहा है फॉलो कर रहा है, तो ये हमने देख लिया फॉलो नहीं करा। कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा, कंट्राडिक्ट तब करता है जब हम देखते हैं कि उस बात को अपोज किया जाता है, तो यहाँ अपोज नहीं किया जा रहा बल्कि उनका और रिलेशनशिप बताया जा रहा है। क्या अल्टर कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, फर्स्ट वाले को और अल्टर करके बताया जा रहा है, नहीं।
तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रीकर्सर है ये। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, S1 S2 गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट का रिलेशनशिप आपको फर्स्ट वाले के साथ बताना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अवेयरनेस अबाउट वंस ओन पर्सनैलिटी टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में हमें बोला गया है कि जो रिलेशनशिप है, या बोल सकते हैं जो सिग्निफिकेंस है, किस चीज का सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, वैल्यू बोल सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की क्या वैल्यू है, वो चीज यहाँ पर बताई गई है कि बहुत जरूरी है कि वंस ओन पर्सनैलिटी का टाइप पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में सेल्फ अवेयरनेस इज अ डिफिकल्ट गोल फॉर मोस्ट पीपल। देखिए फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में जो बात हमें कही गई है उसी को हाईलाइट, इसी चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या डिफिकल्टीज आती है वो सेकेंड वाले में बताया गया है। तो फर्स्ट वाले में नॉर्मल हमें सिग्निफिकेंस और वैल्यू समझाई गई है सेल्फ अवेयरनेस की। सेकेंड वाले में हाईलाइट किया गया है चैलेंजेस को कि किस तरीके से ऑब्स्टेकल आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो है ना, उसी को अचीव करने के लिए जो ऑब्स्टेकल आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती है, उसी को बताया जा रहा है यहाँ पर। तो इस केस में ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट है कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो कंट्राडिक्ट नहीं करा, वो अंतर डिफरेंस बताता है, उस फॉर्म में हम मानते हैं कि कंट्राडिक्ट है, तो कंट्राडिक्ट नहीं करा। ऑप्शन सी हमें कह रहा है कंफर्म, तो कंफर्मेशन भी नहीं है। आप देखेंगे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ही जब सेकंड वाले में एक वेरिफिकेशन के थ्रू या एक प्रूफ के थ्रू प्रूफ किया जाता है तो उस केस में हम मानते हैं, तो ये नहीं होगा। कंट्रास्ट नहीं है, अंतर के फॉर्म में जब हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंस बताते हुए तो हम कंट्रास्ट बोलते हैं, तो कंट्रास्ट भी नहीं है और कंट्राडिक्ट भी नहीं कर रहा क्योंकि इस वाले स्टेटमेंट को अपोज नहीं कर रहा। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन बी कंट्राप्चुअल है। कंट्रेप्चुअल का मतलब क्या हो जाता है, जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस को डिनाई किए बिना उसकी कंट्रास्टिंग इफेक्ट को दिखाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाते हैं, उसके लिए हम कंट्राप्चुअल यूज करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि सेकंड वाले स्टेटमेंट में भी सेम किया गया है, बिना फर्स्ट वाले यहाँ पर जो हमने बोला था कि अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी खुद की पर्सनैलिटी की, इसकी इंपॉर्टेंस को यहाँ पे डिनाई नहीं किया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस को साथ में लेते हुए उसकी उस मतलब इस चीज को अचीव करने में क्या प्रॉब्लम्स आती है उस चीज को बताया गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रेप्चुअल बोलते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लेरिफाई हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। S1 में बोला गया है लिबरलाइजेशन चेंज द कॉन्टोर ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। तो ये जो कॉन्टोर्स है, कॉन्टोर्स का मतलब होता है रूपरेखा जिसे हम बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है रूपरेखा। तो लिबरलाइजेशन ने क्या कर दी है, चेंज कर दी है रूपरेखा किस चीज की, इंडियन इकोनॉमी की। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में आपको बताया गया है कि लिबरलाइजेशन किस तरीके से कॉज बना इंडिया को चेंज करने के लिए, यानी कि बोल सकते हैं कॉस्ट एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमें यहाँ पता चल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट में इंडिया इज टूडे पोइज्ड टू बिकम वन ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे पोइज का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोल देते हैं आगे की ओर अग्रसर होना, इसको बोल सकते हैं अग्रसर, किसी चीज की तरफ बढ़ना। तो इंडिया क्या है, अग्रसर है किस चीज के, टॉप बनने के लिए इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अंदर टॉप इकोनॉमी बनने में क्या है, उसकी तरफ अग्रसर है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी कहीं ना कहीं क्या चीज है, कॉस्ट कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप यहाँ पर बताया जा रहा है। तो याद रखना है सेकंड वाले स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है कि किस तरफ अग्रसर हो रहा हो। फर्स्ट वाले में आप देखेंगे यहाँ पर हमें कॉज एंड इफेक्ट दोनों बताया गया है, क्योंकि जो रूपरेखा चेंज हुई है उसका रीजन क्या था, लिबरलाइजेशन था। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट दोनों है इस स्टेटमेंट के अंदर। और सेकंड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है, पॉजिटिव स्टेट बताया जा रहा है, फ्यूचर का पोटेंशियल बताया जा रहा है कि क्या है S2 वाले के अंदर। तो इस केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमें कह रहा है कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो कंट्राडिक्ट तो नहीं है बल्कि और सजेस्ट कर रहा है हमें कि इसकी वजह से ही क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं कंट्रास्टिंग इफेक्ट, तो कंट्रास्ट कब होता है, जब उसी चीज को अपोज किया जाता है। तो यहाँ पे S1 के आइडिया को अपोज नहीं किया जा रहा, तो नहीं होगा। थर्ड है हमें कोरिलेशन कोरिलेट्स टू द फर्स्ट,
तो ये काफ़ी हद तक कोरिलेट है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है कोइंसिडेंस है, तो कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि कोइंसिडेंस होता है जब कोई चीज़ ओवरलैप कर जाती है, साइमल्टेनियसली दो चीज़ हो रही होती है तब होता है, उस केस में होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक तरीके से इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, को रिलेटेड टू द फर्स्ट। फर्स्ट वाले से क्या है, को रिलेट है। कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले में हमें कॉज एंड इफेक्ट बताया गया है, और इसी को ही आगे हमें किस तरह अग्रसर हो रहे हैं उस चीज़ को बताया जा रहा है, कि ये जो पीछे के स्टेप्स लिए गए थे कहीं ना कहीं वही हमें क्या आगे की तरफ मूव कर रही है, कि हम इंडिया को टॉप इकोनॉमी में खड़ा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बाकी ऑप्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें कहा गया है द फाइनल आउटकम कैन नेवर प्रिडिक्ट इनकंट्रोवर्टिबली। तो बताया जा रहा है कि इनकंट्रोवर्टिबली हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फाइनल आउटकम क्या होगा। सेकेंड हमें बोल रहा है ऑल आउटकम आर बेस्ड वेरिएबल दैट कैन नॉट ऑलवेज फुली अंडरस्टैंड। और जो आउटकम्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं किस पे, अलग अलग वेरिएबल्स पे, जो कि पूरी तरह समझा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हमें बताया जा रहा है एक इम्पॉसिबल इवेंट, कि इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना कि क्या आउटकम होगा किसी सर्टेन चीज का या किसी सर्टेन डिस्प्यूट का। क्या पर्टिकुलर चीज है वो नहीं बताया गया, बस एक रिजल्ट के फॉर्म में हमें बताया गया कि फाइनल आउटकम किसी भी चीज का क्या है, प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इम्पॉसिबल सा एक्ट है। और यहाँ पे जो वर्ड हमें गिवन है इनकंट्रोवर्टिबली, इसका मतलब होता है अखंडनीय, जिसको खंड नहीं किया जा सकता या जिसको खंडन नहीं किया जा सकता, उसके लिए बोला जाता है। तो फर्स्ट वाले स्टेट में एक पॉसिबिलिटी बताई गई, इम्पॉसिबल इवेंट को बताया गया है। सेकंड वाले में हमें बताया जा रहा है ऑल आउटकम्स आर। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें S1 में जो बात कही गई है आप देखेंगे उसी को एक्सप्लेन करते हुए सेकंड में बताया गया है कि जो स्टेटमेंट कहा गया है वो क्यों कहा गया है, उसका रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है, रीजन दिया जा रहा है, या बोल सकते हैं जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि जितने भी आउटकम हैं वो अलग अलग वेरिएबल की वजह से क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं, और उन सभी वेरिएबल को हम अच्छे से नहीं समझ सकते। दैट्स वाई हम फाइनल आउटकम को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 100%। ठीक है, तो सेकंड वाला क्या है, रीजन है या बोल सकते हैं जस्टिफिकेशन है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट का ही। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहले ऑप्शन में फुली रीइंफोर्स द फर्स्ट, ये फुली रीइंफोर्स कर रहा है फर्स्ट वाले को। स्टेटमेंट काफी हद तक फर्स्ट वाली सही है कि यस फुली रीइंफोर्स कर रहा है, कि पहली वाली स्टेटमेंट को ही क्या कर रहा है, सेकंड वाली स्टेटमेंट का जो रीजन है, मतलब सेकंड वाली स्टेटमेंट रीजन बन के आया है कि क्यों हम फर्स्ट वाले एक्शन को नहीं कर सकते, तो उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। तो रीइंफोर्स है, लेकिन बाकी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। रीइंफोर्स द फर्स्ट टू एन एक्सटेंट, एक हद तक सिर्फ कर रहा है, नहीं एक हद तक नहीं कर रहा। एक हद तक का मतलब एक आधा पॉसिबिलिटी बताता ना तो हम एक हद तक कहते, इसने सारी पॉसिबिलिटी तो बता दी है कि क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीइंफोर्स द फर्स्ट एन एक्सटेंट, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डेफिनेटली फॉलो द फर्स्ट, फॉलो कर रहा है क्या फर्स्ट को, नहीं फॉलो करता है। जब फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ही सेम तरीके से सेकंड वाले में बोला जाता है तो हम बोलते हैं कि हाँ उसको फॉलो कर रहा है। ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि इसका रीजन बता रहा है कि क्यों हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। डेफिनेटली डजंट फॉलो द फर्स्ट, तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा हमारे लिए, राइट हो जाएगा। फुली रीइंफोर्स कर रहा है फर्स्ट वाले को, उसी के सपोर्ट में पूरी बात रखी गई है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है फुली रीइंफोर्स कर रहा है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ में आया होगा कि क्या कहने का सेंस है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, और इस तरीके के ना 10 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो इस वाले में भी आप देखेंगे हमें दो स्टेटमेंट गिवन है S1 एंड S2, और आपसे पूछा जा रहा है S2 का रिलेशनशिप बताना है S1 से कैसा है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है उसको रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहा जा रहा है मास्टरी ओवर एनी आर्ट फ्रॉम रिक्वायर्स ईयर ऑफ डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। अगर किसी भी आर्ट के अंदर आपको मास्टरी करनी है या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनना है तो उसमें सालों का डेडिकेशन होता है और परसिवरेंस होता है। तो परसिवरेंस का मतलब होता है लगातार उसमें लगे रहना या हमेशा कोशिश करते रहना, कंटिन्यू रखना, और डेडिकेशन पूरे आत्मसमर्पण के साथ बोल सकते हैं करते रहना। तब जाके हम किसी आर्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, मास्टरी कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है।
सेकेंड स्टेटमेंट, इट टेक आवर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बिकेम एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड। यहाँ बताया जा रहा है कि काफ़ी टाइम लगता है या घंटे लगते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है, तब जाके एक बंदा क्या बनता है, एक्सपर्ट बनता है। तो कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक बंदा परफेक्ट बनता है। तो पहले वाले केस में बताया गया हमें जनरल कॉन्सेप्ट या जनरल प्रिंसिपल कि किस तरीके से आप किसी आर्ट के अंदर मास्टरी कर सकते हैं। सेकंड वाले में प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक, या हम बोल सकते हैं क्वांटिटी बताने की कोशिश कर रहा है, कि बेंचमार्क क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कि एक बेंचमार्क है कि हाँ काफ़ी घंटों की लगातार मेहनत होती है, तब जाके आप मास्टरी अचीव कर पाते हैं। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है इज नॉट कंसिस्टेंट विद द फर्स्ट। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी हद तक उसी बात को कह रहा है, इसी बात को ही और एक्सप्लेन करके कहा गया है यहाँ पर। तो वेरीफाई करके बोल सकते हैं, या एक बेंचमार्क डाल दिया गया कि कई घंटों की लगातार प्रैक्टिस के बाद ही उसको अचीव किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। बी में कह रहा है इज फुली कंसिस्टेंट, तो यस फुली कंसिस्टेंट है इसके साथ। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, राइट है। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है इज मार्जिनली कंसिस्टेंट, मार्जिनली मतलब एक हद तक, तो ये नहीं है। इट इज द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फर्स्ट, नहीं, सिर्फ एक यही एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती, तो ये गलत है। ये बहुत सारी एक्सप्लेनेशन में से वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन है, पर सिर्फ ओनली एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी देखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो रहा है, काफ़ी हद तक सही हो रहा है कि फुली कंसिस्टेंट हो रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे, हमें सेम पैटर्न पे क्वेश्चन गिवन है S1 S2, और आपको S2 का रिलेशनशिप बताना है S1 से। क्वेश्चन में कहा गया है द ब्यूटी ऑफ इंडियाज रेस्ट इन द ग्रेटनेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताया जा रहा है कि इंडिया की जो खूबसूरती है वो कहाँ से मिली है, एक तरीके से सोर्स बताया जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ग्रेटनेस की वजह से ही। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी ग्रेटनेस से कंपेयर किया गया है। इसका मतलब तीन बातें हैं, एक तो इसकी खूबसूरती की बात की जा रही है, इंडिया की खूबसूरती कहाँ से आती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही क्या है, काफ़ी ग्रेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से ही क्या है, इंडिया की खूबसूरती है। इस चीज़ को यहाँ पर बोला गया है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरीके से सोर्स बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या है इंडिया की खूबसूरती का राज, कह सकते हैं। S2 सेकेंड वाले स्टेटमेंट में कहा गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपहोल्ड द कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ द कंट्रीज सिविलाइजेशनल इथोस। सेकेंड वाले स्टेटमेंट में आप देखेंगे, पहले वाले स्टेटमेंट में बताया गया कि इंडिया की ब्यूटी क्या है, कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ग्रेट है। सेकंड वाले में ये बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट क्यों है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमें रीज़न दिया जा रहा है या एक्सप्लेन किया जा रहा है वाई, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेट क्यों है, क्योंकि क्या है, कलेक्टिव वैल्यूज को और साथ में सिविलाइजेशन इथोस को अपने साथ होल्ड करके रखा हुआ है। दैट्स वाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ग्रेट है। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो कह सकते हैं जो S2 वाला है वो एक रीज़न दे रहा है पॉजिटिव असर्शन का, ठीक है, कि पॉजिटिवली कनेक्ट कर रहा है इससे, यह पॉजिटिव इफेक्ट बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया की डेमोक्रेसी के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो सेंट्रल पॉइंट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन वो ग्रेट क्यों है, क्योंकि वो कलेक्टिव वैल्यूज को और सिविलाइजेशनल इथोस को साथ में अपहोल्ड करके रखा हुआ है। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, काफ़ी ग्रेट है, जो इंडिया को क्या करता है, काफ़ी खूबसूरत बनाता है। तो स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, पहला है कनेक्ट विद द मेंशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट। हाँ, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि कनेक्ट करता है इंडिया की डेमोक्रेसी को फर्स्ट वाले में, तो हाँ ये हाँ काफ़ी हद तक ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। बी कह रहा है प्रोवाइड अ रीजन फॉर द असर्शन रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इन द फर्स्ट, यस। से सी वाले में कह रहा है कंट्राडिक्ट करता है, तो नहीं, कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा। ही हैज़ नो कनेक्शन, नो कनेक्शन भी ऐसा नहीं है, कनेक्ट तो हो रहा है, सीधा सीधा है कि फर्स्ट वाले में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है और उसी की ग्रेटनेस का रीज़न क्या है वो नीचे बताया जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन ए और बी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम बेस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जाएं तो बी वाला हो जाएगा। ये हमें प्रोवाइड करता है रीजन फॉर द असर्शन, फर्स्ट वाली असर्शन का, रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया उसी का एक असर्शन दे रहा है S2 के अंदर।
तो यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, बेस्ट है इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला भी नहीं होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, सेम पैटर्न पे है। S1 में बोला जा रहा है रोजेट इज एन एडजेक्टिव फॉर द रोज फ्लावर। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बताया जा रहा है रोजेट का किससे, रोज फ्लावर से, कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है रोज फ्लावर्स के लिए। सेकंड में बोला गया द रोज इज अ पावरफुल पोएट्रिक सिंबल इन मैनी लैंग्वेजेस। सेकंड वाले स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि रोज क्या है, एक पावरफुल पोएट्रिक सिंबल है जो कि अलग अलग लैंग्वेज में यूज किया जाता है, एक अलग ही सिंबॉलिक इफेक्ट है इसका। तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में सिर्फ एक्सप्लेन बताया गया है कि रोजेट का और रोज फ्लावर का रिलेशनशिप बताया गया है यहाँ पर, और सेकंड वाले स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट बताया गया है। सिंबॉलिक सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस क्या है, अलग अलग पोएट्रिक में या बोल सकते हैं लैंग्वेजेस में, या ऐसे ही बोल सकते हैं एक तरीके से कल्चरल फैक्ट, या हम बोल सकते हैं सिंबॉलिक फैक्ट भी हमें ये बताता है। ठीक है, तो सेकंड वाले में एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बताया गया है। ऑप्शन में चेक करते हैं, एक्सपेंड द फर्स्ट, फर्स्ट वाले को एक्सपेंड कर रहा है, नहीं फर्स्ट वाले से रिलेटेड बात बोलता है। तो हालांकि रोज से रिलेटेड इसने दूसरा एक अलग सेपरेट फैक्ट डाला है, पर इसी फैक्ट को आगे एक्सप्लेन नहीं किया है, या इसी फैक्ट को और आगे उसके बारे में नहीं बात हुई है, तो एक्सपेंड नहीं कर रहा। एक्सप्लिकेट द फर्स्ट, एक्सप्लिकेट करना मतलब समझाना, कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को ही क्या सेकंड वाले में वो एक्सप्लेन किया गया नहीं। एक्सप्लिकेट करने का मतलब होता है समझाना। अगर रोजेट जो यहाँ पर यूज किया गया है इसी को नीचे वाली लाइन में एक्सप्लेन कर रहा होता ना एडजेक्टिव को, तो फिर हम बोलते कि एक्सप्लिकेट कर रहा है, पर एक्सप्लिकेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है कंट्रास्ट कर रहा है, तो कंट्रास्ट भी नहीं है। देख रहे हैं कंट्रास्ट हम कब बोलते हैं, जब दोनों के बीच में डिफरेंस के फॉर्म में हम अंतर बताने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। कोइंसिडेंस विद द फर्स्ट, तो यस कोइंसिडेंस है फर्स्ट के साथ, क्योंकि सेकंड वाली स्टेटमेंट में ना एक सेपरेट फैक्ट डाला गया जो फर्स्ट वाली से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, लेकिन ट्रू भी है। जो सेकंड वाली बात बोली गई है वो सही है रोज फ्लावर के बारे में, और एक सेपरेट फैक्ट, एक फैक्ट और बता दिया गया कह सकते हैं हम रोज फ्लावर की इंपॉर्टेंस को लेकर। ठीक है, तो सेकंड यहाँ पर डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कोइंसिडेंस कर रहा है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट के साथ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। नेक्स्ट सेम पैटर्न का है और ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। S1 S2 दो स्टेटमेंट है, S2 का रिलेशनशिप बताना है, को रिलेशनशिप क्या है S1 के साथ। फर्स्ट में बोला गया है द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म। सेकेंड स्टेटमेंट में है टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडियसली इज टू अचीव वंस गोल। अब देखेंगे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ना द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, ये एक प्रोवर्ब है, या हम बोल सकते हैं मेटाफोरिक स्टेटमेंट है, जो एक स्टेटमेंट को बताता है। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब होता है अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, इसका मतलब होता है कि जो काफी क्विक होता है, इफिशिएंट एक्शन लेता है, लीड्स करता है, वो क्या होता है सक्सेस को अचीव करता है। या हम बोल सकते हैं जो प्रॉम्प्ट है एंड प्रोएक्टिव है किसी भी चीज में, वो क्या कर लेता है अपने एफर्ट से सक्सेस अचीव कर लेता है या गेन अचीव कर लेता है, उसके लिए यूज किया जाता है। या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कोई भी क्विक एंड इफिशिएंट जो एक्शन होते हैं वो लीड करते हैं सक्सेस को। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, क्विक एंड इफिशिएंट एक्शंस लीड्स टू सक्सेस, ये कहने का मतलब है इसका। तो एक प्रोवर्ब है जो यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट में बोला जा रहा है टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडियसली इज टू अचीव वंस गोल। तो ये जो है एक्सपीडियसली का मतलब होता है अर्ली, पहले, तो इसका मतलब हो जाएगा लीड टू पॉजिटिव आउटकम। ये क्या है, पॉजिटिव आउटकम को शो करने की कोशिश कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव आउटकम ले सकते हैं। तो कहने का सेंस है पहले में प्रोवर्ब यूज किया गया है और इसी को यहाँ पर काफी हद तक रीइंफोर्स करने की भी कोशिश की जा रही है।
तो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में एक प्रॉम्प्ट, एक प्रोवर्ब यूज किया गया जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रॉम्प्ट एंड प्रोएक्टिव होता है किसी जो अपने एफर्ट्स को लेकर वो आगे चल के क्या है सक्सेस को अचीव करता है। दूसरे शब्दों में इसी को बोल सकते हैं क्विक एंड इफिशिएंट एक्शन लीड टू सक्सेस, कि अगर क्विक और इफिशिएंट एक्शन है आपके तो आपको क्या है सक्सेस मिल जाएगी। स्टेटमेंट सेकंड में बोल रहा है टू गो अबाउट वंस टास्क एक्सपीडियसली, यानी कि अगर पॉजिटिव आउटकम की तरफ आप जा रहे हैं, या बोल सकते हैं क्विक और एफिशिएंट आपका एक्शन है, अर्ली एक्शन है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को। ठीक है, तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहले में कहा गया है मेक असर्शन अबाउट द फर्स्ट, जो असर्शन है वो फर्स्ट से रिलेटेड है, तो रिलेटेड तो है। बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। प्रोवाइड्स अ मेटाफोरिक रीअसर्शन ऑफ द फर्स्ट, तो जी नहीं, फर्स्ट वाला ही क्या था मेटाफोरिक है और प्रोवर्ब है, सेकंड वाले से इसका वो नहीं है। सेकंड में बोल, थर्ड में बोल रहा है रीइंफोर्स द अजम्पशन ऑफ द फर्स्ट, फर्स्ट वाले अजम्पशन को ही रीइंफोर्स करा है, तो यस ये है बात काफी हद तक सही है कि फर्स्ट वाले में जो बात बोली गई है उसी बात को आगे तक बढ़ाया गया है। जबकि इसमें बोला जा रहा है मेटाफोरिक असर्शन है फर्स्ट का, जी नहीं, फर्स्ट खुद मेटाफोरिक रीअसर्शन है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा। सी यहाँ पर क्या हो जाएगा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, डी भी नहीं होगा, कंट्रास्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो रीइंफोर्स कर रहा है, जो S2 है वो स्ट्रेंथ कर रहा है फर्स्ट वाली प्रोवर्ब को, या हम बोल सकते हैं अजम्पशन को। ठीक है, तो S2 क्या कर रहा है स्ट्रेंथन कर रहा है द assumption ऑफ S1। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुए होंगे। ये हमने S1 S2 टाइप वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमें दोनों का रिलेशनशिप, या बोल सकते हैं S2 का रिलेशनशिप S1 स्टेटमेंट से बताना था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 10 क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछे गए थे और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।